हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे कालिदास और पतंजलि के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या भ्रम फैलाते हैं भ्रमक लोग। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब भ्रम का पुलिंदा। लिखते हैं, अब भ्रमकों द्वारा एक दूसरे लेखक को स्थापित किया जाता है जिसका नाम है कालिदास। कालिदास का जन्म और जन्म के स्थान के बारे में आज तक किसी को स्पष्ट नहीं है। कालिदास किस ईस्वी में और किस स्थान पर पैदा लिए और किस विद्यालय में पढ़कर कब विद्वान लेखक बन गए, यह एक अबूझ पहेली बनी हुई है। तीसरी सबसे अहम बात की कालिदास द्वारा लिखित सारी रचना कागज पर और वैदिक संस्कृत में है। आप लोगों को पता ही होगा कि कागज और वैदिक संस्कृत की लिपि कब बनी है। कालिदास का लिखा हुआ एक नाटक मालविकाग्निमित्रम है। इस नाटक में मालव देश की राजकुमारी और विदिशा के राजकुमार अग्निमित्र शुंग नाम के पात्र का वर्णन है। ऐसे इस नाटक के माध्यम से महलों में चलने वाला प्रणय संबंधों का उन्मूलन करने से फिर भी भ्रमक समुदाय को किसी काल और किसी स्थान में स्थापित करना होना था, वह सो हो गया। कालिदास की दूसरी संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। आज काफी प्रसिद्ध है। कालिदास की विश्वसनीयता इसी से समझ सकते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम में ऋषि विश्वामित्र की बेटी शकुंतला का वर्णन है। यह वही विश्वामित्र और शकुंतला हैं जो वेदों के पात्र रहे हैं। वहीं कालिदास की तीसरी रचना रघुवंशम में रघुकुल के राजाओं का वर्णन है। ऐसे कालिदास के नाम से संस्कृत में लिखा हुआ काफी नाटक मिलता है। मौर्य काल के बाद गुप्त काल का बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिलता है। उस काल में ज्ञान विज्ञान हेतु विश्वविख्यात शिक्षा के काफी केंद्र हुआ करते थे, जिसमें देशी विदेशी विद्यार्थी अध्यापन करने आते थे। उसी गुप्त काल में इत्सिंग और फाहियान यहाँ आए थे, जिसका यात्रा वृत्तांत आज काफी प्रसिद्ध है। उस यात्रा वृत्तांत में कहीं भी कवि कालिदास लेखक या उसके द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है। गुप्त काल के बाद एक और यात्री वैनसंग का आना होता है, लेकिन इनके यात्रा वृत्तांत में भी कालिदास का वर्णन नहीं आता है। गुप्त काल में सम्यक संस्कृति की महानता वाली जानकारी हो और उसमें कोई भ्रमक वंश का योगदान नहीं हो, भला यह कैसे होने वाला है। इस कमी को पूरा करने हेतु भ्रमक वंश के एक अज्ञात कवि कालिदास को बैठाया जाता है, जिससे एक तीर दो शिकार हो रहा है। एक तो स्वयं गुप्त शासक का श्रेय राज दरबारी बनकर लिया गया, तो वहीं उस दरबारी लेखक के लेखन में शुंग को भी वैदिक समर्थक स्थापित कर दिया गया। इस वजह से आज कालिदास की महानता गुप्त काल के दरबार से जोड़कर काफी प्रचारित किया जाता है। यह वही गुप्त शासक हैं जिनकी जानकारी अंग्रेजों के द्वारा खुदाई से मालूम हुआ है, लेकिन आज तक गुप्त काल का दरबार अर्थात राजमहल नहीं मिला है। फिर भी भ्रमकों ने अपने पूर्वज को गुप्त दरबार में कवि के रूप में प्रकट करवा दिया। आप लोगों को इस बात की जानकारी पर बहुत आश्चर्य होगा कि कालिदास गुप्त सम्राट के दरबार में दरबारी रहते हुए लेखन का कार्य किया, लेकिन कालिदास ने अपने किसी भी नाटक में
गुप्त वंश के किसी शासक का उल्लेख नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया, इससे भी आप कुछ लोग समझें। आज उसी संस्कृत भाषा और कागज पर रचित नाटक के अंदर शुंग को संस्कृत भाषा में वार्तालाप करने वाला पात्र के कारण लोग उसे ब्रह्मक समुदाय का पात्र अर्थात प्रत्यारोपित करने लगा है, जो केवल भ्रमिक कलम कसाई द्वारा निर्मित भ्रम का पुलिंदा मात्र है। वहीं आज कुछ लोग बड़े ही दावे के साथ पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि नाम के एक दरबारी को स्थापित करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पतंजलि के नाम पर कुछ रचना भी होने लगती है। आखिर पतंजलि की यह सब रचना किस ईसा पूर्व लिपि में हुई और उस लेखन का किस वस्तु पर हुआ? क्योंकि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार का दरबारी है और पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं अपने लेखन हेतु धम्म लिपि और पत्थर का उपयोग किया है, जो आज उत्खनन से काफी मिला है। लेकिन पतंजलि की लिखी हुई एक भी रचना अंग्रेजी विद्वानों के उत्खनन से क्यों नहीं मिला, यह सवाल पैदा होता है। आज योग सूत्र का होना कोई प्रश्न नहीं, बल्कि प्रश्न आता है कि पतंजलि के नाम से योग सूत्र की रचना ईसा पूर्व किस लिपि और किस वस्तु पर किया गया, यह भी सवाल पैदा होता है। देश के अंदर उत्खनन द्वारा कई विश्वविद्यालयों का साक्ष्य मिले हैं, जहां तन की शुद्धि हेतु योग और मन की शुद्धि हेतु विपश्यना साधना का साक्ष्य मिला है। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी जगह से किसी पतंजलि नाम का कोई पांतजलि योग सूत्र नाम का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आखिर ऐसा क्यों, यह भी सवाल पैदा उठ खड़ा होता है। आज जब पतंजलि के नाम से कई लेखकों द्वारा लिखी पुस्तक बाजार में उपलब्ध हैं, तो फिर इन लेखकों को आखिर किस स्रोत से पांतजलि के योग दर्शन की जानकारी मिली, यह भी सवाल पैदा होता है। पांतजलि का मूल अभिलेख आज कहाँ है, यह भी सवाल पैदा होता है। किस लिपि, किस भाषा और किस वस्तु पर लिखी गई, यह भी सवाल पैदा होता है। यह लोगों को बताते हुए इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए, नहीं तो इसे ब्रह्मवंशी का धूर्ततापूर्ण ज्ञान कहा जाएगा और भ्रमित लोगों का सरल स्वभाव होने के कारण ब्रह्मवंशियों द्वारा फैलाई गई भ्रम का पुलिंदा का ज्ञान कहा जाए। ऐसे ब्रह्मवंशी में एक विख्यात लेखक रामचंद्र दीक्षित ने अपने द्वारा 1934 ईस्वी में पतंजलि चरित नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि 788 में जन्मे आदि शंकर के दादा आचार्य गौड़पाद पतंजलि के शिष्य थे। अब इस बात का अनुमान सबको हो गया होगा कि आदि शंकर का जन्म जब 788 ईस्वी में हुआ, तो उसके दादा का जन्म ईसा से पूर्व कतई नहीं होगा। बहुत ही जोड़ तोड़ कर लिया जाए तो गौड़पाद का उम्र 700 ईस्वी के लगभग हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ब्रह्मवंशी का सारा खेल एक कल्पना पर चलता है। वहीं विद्यारण्य स्वामी ने अपने ग्रंथ शंकर दिग्विजय में आदि शंकर के गुरु गोविंद पादाचार्य को पतंजलि का रूपांतरित रूप माना है। ब्रह्मवंशी द्वारा रचित कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन लोगों द्वारा जो भी कथा कहानी वाली संस्कृति स्थापित की गई, लगभग सभी का समय पाषाण युग से काफी पूर्व का रहा है। अब पाषाण काल की आदिम व्यवस्था से तो आप लोग परिचित हैं ही। इस
पूर्व पाषाण में सही अर्थों में देखा जाए तो इस समय तक समुचित रूप से भोजन, वस्त्र, आवास, लिपि, मुद्रा कुछ भी विकसित नहीं हो पाया था। फिर भी ब्रह्मवंशियों द्वारा करोड़ों वर्ष पूर्व में जाकर उन्नत सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग स्थापित किया जाता है। उसी उन्नत युग वाली कहानी में से एक सतयुग वाली कहानी रामायण को पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि नाम के लेखक द्वारा लिपिबद्ध करवा देते हैं। अब पुष्यमित्र शुंग के समय तक लेखन हेतु सिर्फ शिला अर्थात पत्थर का प्रयोग ही लोगों द्वारा हुआ है। दूसरी बात, पुष्यमित्र शुंग के समय तक लेखन हेतु जिस लिपि का उपयोग सबों द्वारा किया गया उस लिपि का वर्णन धम्म लिपि की है। इस बात को आप लोग भी देख रहे हैं। फिर वाल्मीकि द्वारा पत्थर पर लिखी हुई धम्म लिपि वाली रामायण आज कहाँ है, यह भी सवाल सामने उठ खड़ा होता है। पुष्यमित्र शुंग का अंतिम शासक देवभूति शुंग था, जिसे राज सत्ता का समुचित संचालन नहीं कर पाने की वजह से उसके आमत्य मंत्री वासुदेव कर्णव ने देवभूति शुंग का आत्महत्या करते हुए सत्ताहीन हो गया था। तो हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से कालिदास और पतंजलि को स्थापित किया गया। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, रुद्रा दमन के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपको यहाँ तक यह जानकारी यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। ट्रुथ लिटरेचर पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जॉइन बटन के माध्यम से आप लोग जॉइन करके चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।